बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मशक के ये तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात करेंगे। इनकी तादाद टोटल 8 हैं। तो चलें, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हल करने वाला है। इसमें CaClO3 ट्वाइस, इस ब्रैकेट के बाद 2 को ट्वाइस पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, ठीक है। तो चलें हम इसको हल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए मैंने ये फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। इसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, चलें ON हम लिख लेते हैं। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2, ठीक है। अच्छा, ये +2 क्या आपको पता है ना, कैल्शियम पर चार्ज क्या होता है? Ca+2 ना, हाँ, या 2 पॉजिटिव। तो कैल्शियम का +2 होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्लोरीन का तो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ये बराबर है x, क्योंकि ये हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स क्लोरीन का, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन के ऊपर ना -2 या 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का -2 होता है, ये आपने याद रखना है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले, -2। ओके जी, ये हमें स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने x फाइंड करना है। कैल्शियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। अब ना हमें इस फार्मूले को ना पहले हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। आप ओपन किस तरह से करते हैं, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक आगे खोलना है, तो इधर आगे ही चलें कर लें। अब ये कैल्शियम तो बाहर है ना, तो इसको हमने बाहर ही रहने देना है, ठीक है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, बेसिकली ज़रब करवाना है। तो ये स्टूडेंट्स देखें, ये जो 2 है ना, बेसिकली यहाँ पर क्लोरीन का एक एटम है, तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, तो क्लोरीन का Cl2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 बार 6, तो ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा, 3 2 बार 6। तो आई होप इसकी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। इस 2 को आपने अंदर इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इन एटमों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो Ca बाहर ही है, Cl2 और 3 2 6, O6 हो जाएगा। अब इसके मुताबिक हमने बेसिकली ना खोलना है। अब ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने अगर दिया हुआ है, तो उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो मजमूआ होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कैल्शियम एक ही है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर चलें लिख लें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ON से जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्लस करना है, इन सब का बेसिकली मजमूआ देखा जाता है, ठीक है। तो प्लस क्लोरीन का 2, तो क्लोरीन के 2 एटम्स है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये बेसिकली हम मालूम करेंगे। फिर उसके बाद आगे प्लस हमने यूज़ करना है, आगे 6 ज़रब ऑक्सीजन का लिख लेंगे, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इन सब को हमने प्लस किया और बराबर रखना है 0 के, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो बात मैंने आपको बताई है वो याद रखनी है कि एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का मजमूआ 0 के बराबर होता है और उनके एटमों की तादाद के साथ ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्लोरीन के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 के साथ क्लोरीन को, ऑक्सीजन के 6 हैं तो 6, और कैल्शियम का 1 ही है, तो यहाँ 1 आपको पता है लिखते नहीं है, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, अब ये वाली वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, तो यहाँ पर इसके नीचे आपने +2 लिख देना है, ठीक है, +2। और ये 2 इसी तरह से आ गया। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था वो हमने x कंसीडर किया हुआ है, जो कि हमने फाइंड करना है, ठीक है। और +6 हमारे पास इसी तरह से आएगा। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। वो देखें जिस तरह से मैंने आपको बताया, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और बराबर रख देंगे जी 0 के, ठीक है जी। अच्छा चलें स्टूडेंट्स, अब इनको आगे बस हल ही करना है, x के लिए सोल्व करना है, ठीक है। तो ये +2 इसी तरह से नीचे ले आए, +2x 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 12 हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपने ना x के लिए हल करना है, तो 2x इधर ही रहने देते हैं ना, ये 2x इधर ही है, मतलब प्लस भी चलें लगा लें। और ये 12 इधर माइनस हो रहे हैं ना, इसको उधर जाकर प्लस कर दें, +12 हो गया। और ये +2 है, उधर जाकर -2 कर दिया। तो ये चीज़ समझ आई ना, -12 उधर जाकर +12 और +2 उधर जाकर -2 हो गया। अब इधर हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास +2x आ जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी ना, हाँ अलामत बड़ी रकम की आती है, तो 12 बड़ा उसके साथ प्लस है, तो यहाँ प्लस, बट प्लस माइनस माइनस तो करना माइनस है आपने, तो 12 में से 2 अगर आप निकालोगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, ज़ाहिर सी बात है। अब ये +2 इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये +2 इधर इसके साथ जुड़ कर लिखा हुआ है ना, हाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें यहाँ पर कोई अलामत नहीं, तो वो ज़रब होती है, तो ये +2 उधर जाकर डिवाइड करेंगे हम, तो ऐसे तकसीम कर देंगे बेसिकली +2 ऐसे।
अब इसको तकसीम करके जवाब लिख लेंगे, प्लस 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 ही होता है और 2 5 बार 10। तो ये बेसिकली क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। अब एक्स हमने क्या लिया हुआ था, देखें एक्स हमने फ़र्ज़ किया था ना, देखें एक्स क्या था, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पर एक्स की जगह हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स के नीचे, क्योंकि वो हमने लिया हुआ था, और बराबर +5 है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। तो इसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आपने हल कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रेड्यूस हो जाए, ठीक है। दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करवाते हैं, यानी कि दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं या दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो O है ना, ये दूसरों को ऑक्सीजन ये दे देता है, ठीक है। तो ये जब ऑक्सीजन दूसरों को देता है तो मोस्टली ये H2O यानी पानी रह जाता है। तो एक तो ये है कि ये दूसरों को ऑक्सीजन देता है और साथ में ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन हासिल भी कर लेता है, यानी कि दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दूसरों को ऑक्सीजन देता है और इलेक्ट्रॉन ले लेता है दूसरों से और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक सवाल भी देख लेंगे, उससे भी हम वजाहत करते हैं। तो इसका आंसर आपकी बुक में नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, तो वहां से समझ लें, ठीक है। सो ये देख लें स्टूडेंट्स, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये दूसरे मादों को ऑक्सीजन फ्राहम करता है, जो बात मैंने आपको बताई। तो दूसरे मादों को ये ऑक्सीजन फ्राहम करता है या उनसे इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो अगर ये दूसरों को ऑक्सीजन देगा या दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, ठीक है, और खुद रिड्यूस होता है, जिससे वो मादे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है ना। हाँ, तो वो मादे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि ये खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरों को ऑक्सीजन देगा या दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ऐसा काम करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा बट खुद ये रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है सवाल में ये भी यही काम करता है, ठीक है। तो ये आप नीचे मसावात है ना, ये मेरे मोबाइल से ऐसे दूसरे से समझ लें। तो इसमें अगर आप गौर से देखो ना, तो ये H2O2 है ना, हाँ, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाली ऑक्सीजन इसको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो PbO2 हो गया, देखें PbO2 एक ऑक्सीजन एटम इसे दे दिया और इसके पास एक ऑक्सीजन रह जाएगा, H2O एक और रह जाएगा, तो ये वाटर बन जाएगा। तो देखिए, इसने ऑक्सीजन फ्राहम की है PbO को, लेड ऑक्साइड को। तो इससे ये बात साबित हुई कि इसने ऑक्सीजन चूंकि दी है ना, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन फ्राहम करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जाना जाता है। और दूसरों को ये ऑक्सीडाइज, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज किया, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, खुद ये रिड्यूस हुआ है। इसने ऑक्सीजन देकर उसको ऑक्सीडाइज किया, खुद ऑक्सीजन कम हो गया इसकी, तो ये खुद रिड्यूस हो गया, देखें, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वाली मसावात भी नीचे आपने लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, जब NaCl के मुर्तकिज और डाइल्यूट इक्वल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है ना, अब मुर्तकिज का मतलब गाढ़ा होता है, डाइल्यूट का मतलब पतला होता है, NaCl नमक है, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स क्यों हासिल होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें ना, अगर NaCl का गाढ़ा सोल्यूशन है तो उसमें NaCl ज़्यादा होगी तो क्लोरीन बनेगी, और अगर डाइल्यूट है, पतला है, तो उसमें नमक कम है, पानी ज़्यादा होगा, तो पानी से फिर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ना अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सो ये देख लें स्टूडेंट्स, मुर्तकिज और डाइल्यूट NaCl के इक्वल सॉल्यूशंस में आयंस की मिकदार मुख्तलिफ होती है, यानी कि जो मुर्तकिज होता है, जो गाढ़ा होता है ना, हाँ, उसमें Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, और जो डाइल्यूट होते हैं उसमें Cl नेगेटिव कम होते हैं। तो चूंकि आयंस मुख्तलिफ होते हैं ना, एक गाढ़ा है एक पतला है, तो उसमें आयंस तो मुख्तलिफ होने ही हैं, ज़ाहिर सी बात है, मुर्तकिज और डाइल्यूट है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान मुख्तलिफ आयंस खारिज होते हैं। तो जब इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मुख्तलिफ आयंस खारिज होंगे और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। वही बात, जब आयंस मुख्तलिफ होंगे तो फिर प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ होते हैं। मुर्तकिज सोल्यूशन से एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने समझनी है। अगर मुर्तकिज होगा, गाढ़ा होगा, तो उसमें नमक ज़्यादा है ना, तो क्लोराइड आयंस भी ज़्यादा होंगे। तो अगर क्लोराइड आयंस ज़्यादा हैं तो वो एनोड की तरफ जाएंगे, Cl नेगेटिव होता है, एनोड पर पॉजिटिव जो होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो Cl नेगेटिव एनोड की तरफ खींचे चले जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस कशिश करते हैं। तो वहां से या वहां पर एनोड पर ये इलेक्ट्रॉन्स देकर Cl2 बन जाएगी, क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है। और जबकि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन से एनोड पर ऑक्सीजन गैस O2 बनती है, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज्यादा है। तो जब पानी ज्यादा है तो उसमें OH नेगेटिव होंगे और वो जाकर आगे O2 बना देंगे, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो पानी में H2O2 पता है ना, O होता है ना, तो O2 नेगेटिव या ऑक्साइड आयन जो होते हैं ना, वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि उन पर मनफी चार्ज है, तो ऑक्सीजन बनेगी।
तो अगर गाढ़ा सोल्यूशन होगा तो क्लोरीन बनेगी एनोड पर, अगर पतला सोल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन बनेगी। ये स्टूडेंट्स बात आपने याद रखनी है। जबकि दोनों सूरतों में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ही पैदा होती है। कैथोड पर मनफी चार्ज होता है ना, और हाइड्रोजन H+ होता है, तो इस पर सिर्फ H2 ही होता है, चाहे वो मुर्तकिज है चाहे वो डाइल्यूट है। दोनों सूरतों में कैथोड पर तो हाइड्रोजन ही पैदा होती है, उसमें तो चलें वो मुख्तलिफ नहीं है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट सिर्फ एनोड पर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है, वो आपने ऊपर से याद रख लेना है कि चूंकि मुर्तकिज हैं और डाइल्यूट हैं तो दोनों में आयंस की मिकदारें मुख्तलिफ होती हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मुख्तलिफ आयंस खारिज होते हैं। तो जब गाढ़ा होगा, मुर्तकिज होगा तो Cl नेगेटिव ज़्यादा होंगे, तो उसमें Cl2 गैस पैदा होगी एनोड पर। ठीक है, और जब पतला होगा तो उसमें पानी ज़्यादा होगा तो उससे O2 बनेगी एनोड पर। जबकि कैथोड पर तो दोनों सूरतों में H2 ही बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, बरसात में कुरुजन। कुरुजन का मतलब जंग लगना ही आप समझ सकते हो। ठीक है, जंग लगना है, मेटल जो है वो ऐसे ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल जाती है, का अमल क्यों तेज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बरसात में आपको पता है जंग लगने के लिए पानी या नमी की लाजमी ज़रूरत होती है, H2O पानी की ज़रूरत होती है। तो बरसात में आपको पता है हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उस नमी की वजह से बेसिकली जंग जल्दी लगता है और मेटल जो है वो बरसात के मौसम में जल्दी जंग लगकर घुल मिल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनको जंग आलूद हो जाती हैं, आप ये कह सकते हो। तो कोरोजन का मतलब ये जंग लगना होता है। तो सिर्फ स्टूडेंट्स ये सिंपल सी बात है, बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, और मेटल के ऑक्सीडेशन का अमल तेज़ हो जाएगा और इसलिए कोरोजन का अमल तेज़ी से होता है। तो चलिए ये मैं आपको लिखवाता हूँ। सो ये देख लें स्टूडेंट्स, कोरोजन के अमल के लिए नमी का होना ज़रूरी है, जंग लगने के लिए पानी या नमी लाजमी चाहिए। ठीक है, बरसात में हवा में नमी यानी पानी ज़्यादा होती है। तो बरसात में क्या है, हवा में नमी ज़्यादा होती है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, यानी कि उसमें से आयंस बड़े अच्छी तरीके से आगे पीछे मूव करते हैं और मेटल के ऑक्सीडेशन के अमल को तेज़ कर देती है। तो फिर मेटल की ऑक्सीडेशन तेज़ होती है, तो जब मेटल की ऑक्सीडेशन तेज़ होगी तो जंग भी फिर जल्दी लगेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए कुरिजन यानी जंग लगने का अमल तेज़ी से होता है। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने नमी वाली याद रखनी है, बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है और मेटल के ऑक्सीडेशन के अमल को तेज़ कर देती है। ठीक है, तो जब मेटल की ऑक्सीडेशन तेज़ होगी तो जंग भी जल्दी लगेगा और कुरिजन जल्दी होगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये, बरसात में आपको पता है नमी ज़्यादा होती है तो वो बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, अगर कॉपर और सिल्वर, ये Ag सिल्वर का सिंबल है, इसके दरमियान गैल्वानिक सेल कायम हो जाए तो आप इलेक्ट्रोड्स पर किन रिएक्शंस की तवक्को करते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर जाना होगा और वहाँ से देखना है कि कॉपर और सिल्वर कहाँ कहाँ है, मतलब कौन सी चीज़ ऊपर है और कौन सी चीज़ नीचे है। तो चलें पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर आएँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये हमारे पास सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर तो चलें हमें नज़र आ गई। अच्छा ये ना स्टूडेंट्स देख लें पेज नंबर 40 पर ना आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ठीक है, तो इसकी हम हेल्प ले रहे हैं। चलें सिल्वर का मैंने आपको बता दिया एंड फिर उसके बाद कॉपर हमें देखना है कि कॉपर किधर है स्टूडेंट्स। कॉपर जी बिल्कुल इसके ऊपर देखें, ये वाला कॉपर आपको नज़र आ रहा है, ये कॉपर। तो देखें अब आपने यहाँ पर क्या देखना है कि सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है। तो जो चीज़ ऊपर होती है ना वो इलेक्ट्रॉन देती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है नीचे वाली से। तो ऊपर वाली चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाली कम रिएक्टिव है। अब मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। तो ये कॉपर ऊपर है तो ये इलेक्ट्रॉन देगी और सिल्वर नीचे है तो इलेक्ट्रॉन लेगी, कबूल करेगी, ये देगी नहीं उससे। ठीक है, मतलब वो देगी और ये उससे ले लेगी। तो ये बात बेसिकली चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। ठीक है, अब इसका हम कैसे आंसर करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, इस वजह से कॉपर इलेक्ट्रॉन्स देगा और सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है, तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑक्सीडाइज, तो ये कॉपर ऑक्सीडाइज होगी और जो इलेक्ट्रॉन लेती है वो रेड्यूस हो जाती है, तो सिल्वर रेड्यूस है। ठीक है, तो अब चले मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ से समझ लें अच्छी तरह से। तो जी स्टूडेंट्स जैसा कि देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर कॉपर से नीचे है। हमने अभी देखा कि सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन्स देने जबकि सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स लेने की सलाहियत रखता है। ये चीज़ समझ आ रही है ना। हाँ, कॉपर ऊपर है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, सिल्वर नीचे है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कबूल करने की सलाहियत रखती है सिल्वर मेटल जो है। बस Ag रेड्यूस और Cu ऑक्सीडाइज होगा। अब देखिए सिल्वर है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स ले रही है, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स लेती है वो रेड्यूस होती है और कॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा अब स्टूडेंट्स नीचे ये केमिकल रिएक्शंस मैंने लिखे हुए हैं बट आपको इधर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं हम, जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका ज़्यादा होना। ये न्यूट्रल है, इस पर यहाँ पर 0 है। ठीक है,
तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो 2 प्लस हो गया, तो इसका देखें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ ना, 0 से +2 हो गया तो वो ज़्यादा हो गया। तो कॉपर बेसिकली चूंकि हमने देखा कि कॉपर ऊपर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगी, देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए, हाँ तो ये Cu2 पॉजिटिव बन गया। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर आपको पता है मुस्बत चार्ज होता है, तो यहाँ पर आकर ये इलेक्ट्रॉन देगी, ये इलेक्ट्रॉन और एनोड आपस में कशिश करेंगे। अच्छा कैथोड पर आएंगे तो वही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सिल्वर के आयंस Ag पॉजिटिव जो है वो ले लेंगे। तो चूंकि हमने देखा कि सिल्वर नीचे है ना, हाँ सिल्वर कॉपर से नीचे है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स देने जबकि सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स लेने की सलाहियत रखता है, तो ये यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ठीक है ना। Ag प्लस 2 ही नेगेटिव वही लेंगे, तो इसके 2 सिल्वर आयंस होंगे, ठीक है, जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 2 Ag बन जाएंगे, मतलब 2 Ag के यानी कि सिल्वर के न्यूट्रल एटम्स बनेंगे। तो कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, तो कैथोड पर मनफी चार्ज होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस पर ये Ag पॉजिटिव आकर बैठे हुए थे ना मनफी पर प्लस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ क्या, इस पर कितना चार्ज है, अगर आप सिल्वर पर देखना इस पर 1 चार्ज है, +1, अगर कुछ नहीं तो +1 है, और यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स +1 चार्ज था और वहाँ पर 0, तो +1 से 0 आए, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुई। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पर 0 से +2 हुआ ना, ज़्यादा हुआ ऑक्सीडेशन, +1 से 0 ये कम हुआ तो रिडक्शन। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब मजमूई रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है वो भी बड़ा आसान है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ तो फिर आपको समझाना थोड़ा ईजी रहेगा। अच्छा आप देखें जी, मजमूई रिएक्शन हम किस तरह समझते हैं। यहाँ पर आपने ना एक ऐसे लाइन लगानी है, तो इनको प्लस किया जाता है, जैसे Cu + 2Ag, Cu + 2Ag प्लस इसी तरह से आ जाएगा। इधर और इधर कोई देखें कोई ऐसी चीज़ है जो एक जैसी है जी, बिल्कुल 2E नेगेटिव एक जैसे हैं। तो ये 2E नेगेटिव, इस 2E नेगेटिव से स्टूडेंट्स आपने काट देने हैं। तो ये चीज़ समझ आई, इसको आपने क्या किया, 2E नेगेटिव से काट दिया। तो Cu + 2Ag पॉजिटिव इधर, फिर ये गिव्स अस, ये आपने तीर का निशान लगाना है, Cu2 + 2Ag, तो Cu2 + 2Ag ये इधर आ गया। तो मजमूई रिएक्शन बेसिकली उन्हीं को जमा करके नीचे आपने स्टूडेंट्स लिख लेना है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने सारे आपको रिएक्शन समझा दिए, इस तरह से आपने इन रिएक्शंस को समझ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास छठा क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में पोर्स पार्टीशन। पोर्स का मतलब पोरस होता है, मतलब ये होता है कि मसामदार या ऐसे ना जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं या बुरबरा होता है, ठीक है। पार्टीशन का क्या किरदार है। अब सबसे पहले पीछे गैल्वेनिक सेल में आए, इसका आंसर तकरीबन आपकी बुक में है, ठीक है, तो वहाँ से भी मैं निशान लगाता हूँ, जो मैंने लिखा है थोड़ा सा ठीक करके वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले पीछे आए गैल्वेनिक सेल पर, तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 48 पर आना है आपने। यहाँ पर आपका गैल्वेनिक सेल जो है ये बना हुआ है, ठीक है। ये डैनियल सेल है, बेसिकली ये गैल्वेनिक सेल ही होता है, ठीक है। ये देखें, ये दरमियान में ये जो टुकड़ा आपको नजर आ रहा है ना, ये 2 हाफ सेल्स को इसने दरमियान से अलग-अलग किया हुआ है। दरमियान में ये पार्टीशन इसको बोलते हैं। पार्टीशन आप समझ लो कि दीवार है, रुकावट है जो दोनों को मिलने नहीं दे रही, बेसिकली इसको हम पार्टीशन बोलते हैं। और ये पोरस या बुरबरी होती है, यानी कि मसामदार होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दाल होना चाहिए, चलें मसामदार है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब देखिए यहाँ पर है दोनों सॉल्यूशंस, यहाँ से कर लें, दोनों सॉल्यूशंस को अलहदा करने के लिए दोनों हिस्सों के दरमियान एक मसामदार पार्टीशन मौजूद होती है। तो ये देखें दोनों सॉल्यूशंस हैं, इधर और सॉल्यूशन होता है, इधर और है। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, रंगों से भी आपको पता चल रहा होगा। तो दोनों सॉल्यूशंस को गैल्वेनिक सेल में अलहदा रखने के लिए एक मसामदार या पोरस पार्टीशन मौजूद होती है, जिसमें से आयंस तो गुजर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशंस नहीं गुजर सकते। अब इसमें क्या होता है कि आयंस इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशंस इधर, जैसे ये कॉपर सल्फेट है, इधर इसके साथ मिक्स नहीं होगा जिंक सल्फेट के साथ, और जिंक सल्फेट इधर आकर कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स नहीं होगा। तो सॉल्यूशंस तो एक दूसरे के साथ मिक्स अप नहीं होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स आयंस हैं वो इधर उधर जा सकते हैं। तो इस वजह से बेसिकली ये बुरबरा या मसामदार या पोरस पार्टीशन रखी जाती है गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। सॉल्यूशंस नहीं गुजर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपकी बुक में है, तो यहाँ तक आप कर सकते हो इसका। अब थोड़ा सा इसका अगर मजीद भी यहाँ उन्होंने बताया होता, वो नहीं बताया, तो मैंने वो लिखा है आगे, वो समझने के इससे जो सेल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है या उसकी न्यूट्रलिटी कायम रहती है और करंट पैदा होता रहता है। तो करंट इधर से इधर मुसलसल बहता रहेगा इस पोरस पार्टीशन की वजह से। अगर ये ना होती तो दोनों सॉल्यूशन मिक्स अप हो जाते, तो फिर तो करंट नहीं जाना था उस बाहर से वाले रास्ते से ना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैंने आगे लिखा है और बाकी मैंने ये लिखा है, तो वो वहाँ से कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। सो ये देख लें स्टूडेंट्स, गैल्वेनिक सेल में दोनों सॉल्यूशंस को अलहदा रखने के लिए दोनों हिस्सों के दरमियान एक मसामदार पार्टीशन मौजूद होती है, जो मैंने आपको बताई ऊपर से, वही किताब वाली बात है, ठीक है, जिसमें से आयंस तो गुजर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशंस नहीं गुजर सकते। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको बात उधर से समझा दी है बुक से। अब इससे आगे जो है ये मैंने लिखा हुआ, ये आपने साथ में एडअप कर लेना है, ठीक है।
इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, हाँ, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव या दूसरी तरफ नेगेटिव नहीं डेवलप होते, क्योंकि आयंस तो इधर उधर जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है और सर्किट मुकम्मल होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इससे सर्किट मुकम्मल होता है और सर्किट के मुकम्मल होने से गैलोनिक सेल करंट पैदा करता रहता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा है। आगे लिख देना कि ये ऐसा काम हम करते हैं ना, तो आयंस इधर उधर जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, जिससे सर्किट मुकम्मल होता है और फिर करंट जारी रहता है, करंट पैदा होता रहता है। और यही काम गैलोनिक सेल का है, बिजली पैदा करना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये गैलोनिक सेल का काम होता है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने थोड़ी सी आगे ऐड कर लेनी है, बाकी बुक से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन है, फ्यूल सेल किस तरह बिजली पैदा करता है। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में है। तो आपने स्टूडेंट्स पेज नंबर 43 पर आना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखें, ये फ्यूल सेल है। ठीक है, तो फ्यूल सेल्स एक ऐसा तरीकाकार मुहैया करते हैं जिससे कीमियाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी बिजली की एनर्जी में तब्दील होती है। तो वो यह कि बिजली कैसे पैदा होती है। इन सेल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बतौर फ्यूल्स इस्तेमाल होकर बिजली बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसें देते हैं, तो इससे बिजली पैदा हो जाती है। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने करना है, फिर उसके बाद इसमें एक बात खुद से याद रख लीजिएगा कि इसमें पानी बतौर बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा हो जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली पैदा होती है और बाई प्रोडक्ट पानी बन जाता है। आपको पता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा मजीद हम ये भी लिख सकते हैं, ये नीचे से, कि फ्यूल सेल जो हैं ये बड़े मौसर होते हैं और इसमें 75% बॉन्ड एनर्जी को बिजली में तब्दील कर देते हैं। ये फ्यूल सेल, ये फ्यूल्स में मौजूद 75% बॉन्ड एनर्जी को बिजली में तब्दील कर देते हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छे हैं। तो इन सब को मैंने ठीक करके लिखा हुआ है, मतलब तरतीब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी समझ लें, बुक से भी मैंने आपको चलें खैर बता दिया, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो वैसे उधर से भी आप सारा कर ले तो अच्छा है। ठीक है, सो ये देख लें स्टूडेंट्स, फ्यूल सेल्स कीमियाई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, जो बुक पर भी उन्होंने बात लिखी थी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को बिजली की एनर्जी में ये तब्दील करते हैं। इन सेल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बतौर फ्यूल्स इस्तेमाल होकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जरिए बिजली बनाती हैं। अब ये मैंने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये खुद मैंने लिखा है, उधर बुक में नहीं था, तो मजीद अच्छा हो जाता है कि हम रिएक्शंस का भी बेसिकली लिख रहे हैं ना। हाँ, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम जब फ्यूल देते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है और उसके जरिए बेसिकली बिजली जो है वो पैदा होती है, ये बिजली बनाती हैं ये। और पानी बतौर बाई प्रोडक्ट बनता है, ये भी मैंने आपको बताया कि पानी इसमें बनता है। तो ये भी हमने देखा था कि फ्यूल सेल्स माहौल दोस्त भी हैं, क्योंकि इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो खतरनाक गैसें हैं वो पैदा नहीं होती। इसकी बाई प्रोडक्ट सिर्फ पानी है और पानी कोई आलूदगी नहीं फैलाता ना। हाँ, तो इस वजह से माहौल दोस्त भी होते हैं, पहले हमने दूसरे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। अच्छा, फिर आगे, ये फ्यूल्स में मौजूद 75% बॉन्ड एनर्जी को बिजली में तब्दील कर देते हैं, तो इस वजह से ये बड़े अच्छे हैं। ऑलमोस्ट ये 100% टोटल एनर्जी होती है, तो उसमें से 75% जो बॉन्ड एनर्जी है उसको ये बिजली की एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सारा बता देना है कि ये किस तरह से बिजली पैदा करता है फ्यूल सेल्स। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है कि इसमें केमिकल एनर्जी, कीमियाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, जिससे बिजली बनती है, और साथ में पानी ही सिर्फ बाई प्रोडक्ट बनता है, तो कोई आलूदगी भी नहीं होती। ठीक है, और ये 75% बॉन्ड एनर्जी को बिजली की एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए धातु की केमिकल रिएक्टिविटी का मुआवजा कैसे किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स दोबारा आ जाएं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, वहां से मैं आपको बात समझाता हूं, फिर बुक पर भी है इसका आंसर, वहां से भी निशान लगाऊंगा, जो मैंने लिखा है वो भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से हम ऑलरेडी देख चुके हैं पेज नंबर 40 पर आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम मेटल्स की रिएक्टिविटी का मुआवजा कैसे कर सकते हैं। हम इस तरह से स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि हमें वो बात पता है कि जो मेटल्स ऊपर होंगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, जो मेटल्स नीचे होंगी दूसरी मेटल से वो कम रिएक्टिव होंगी। ये हमने अभी कॉपर और सिल्वर का देखा, कॉपर ऊपर है ना सिल्वर से, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव तो इलेक्ट्रॉन देगी, और क्योंकि मेटल्स का काम ही इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन देती है, और जो नीचे वाली होती हैं वो ऊपर वाली से इलेक्ट्रॉन ले लेंगी, क्योंकि वो कम रिएक्टिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स देंगी नहीं। तो ये बेसिकली सिनेरियो है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऊपर वाली ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली कम रिएक्टिव हैं, बस ये बात इसमें याद रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे जो इसका आंसर है ना वो एंड पर है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये देखें स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है ना, इसी में अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से ना लिखें, क्योंकि ये वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरह से बनती हैं वो तो हमने नहीं बताना। हम सिर्फ यहाँ से बता देते हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी की
तरतीब को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से लिखें ना, मेटल्स की रिएक्टिविटी की इस ना लिखें, तरतीब को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी बता दिया कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी की तरतीब है, इस सीरीज में ऊपर लिखे जाने वाले मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव तस्वर की जाती हैं। मैंने आपको बताया ना कि ऊपर जो लिखी जाने वाली मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं दूसरों को। खोने का मतलब क्या होता है? दूसरों को देना। जबकि इस सीरीज के ज़ेरी ज़मीन हिस्सा, यानी कि जो नीचे वाले आप लिख लें, ज़मीन उन्होंने चले लिख दिया, ज़ेरी हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाली मेटल्स इनसे कम रिएक्टिव तस्वर होती हैं। नीचे वाली कम रिएक्टिव है, ऊपर वाली ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बेसिकली उसके ज़रिए दो मेटल्स का या कितनी मेटल्स का हम मुआवजना कर सकते हैं रिएक्टिविटी का। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, थोड़ा सा ये मैंने ज़मीन वगैरह नहीं लिखा हो, थोड़ा सा इसको भी ठीक किया है, तो चलें वहाँ से भी देख लें, यही चीज़ है। सो ये देख लें स्टूडेंट्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी की तरतीब को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। इस सीरीज़ में ऊपर लिखी जाने वाली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव तस्वर की जाती हैं। तो ऊपर वाली ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली कम रिएक्टिव है और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देती हैं। तो वही बात है ना कि जो ऊपर वाली है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खोंगी, इलेक्ट्रॉन्स देंगी क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि सीरीज़ के निचले हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाली मेटल्स इनसे कम रिएक्टिव तस्वर की जाती हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देती नहीं है। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाली कम रिएक्टिव। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, नीचे वाली इलेक्ट्रॉन्स मतलब नहीं देंगी, तो वो कम रिएक्टिव होती हैं, आसानी से वो नहीं देंगी। ठीक है, वो दूसरों से ले लेंगी ऊपर वालों से। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स इसका आपने सिनेरियो याद रखना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।